हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ ज्योग्राफी की सीरीज़। मैंने देखा कि सिविक्स की सीरीज़ को आपने अच्छा व्यू करा है। मोर देन 100 व्यूज़ हो चुके हैं और जो बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा है वो भी उसको पूरा देखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करें और चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी की सीरीज़। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड पूरी वीडियो देखिए अच्छे से, लाइक करिए। कमेंट में कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है या कोई भी डाउट है आपका या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं व्यूज़, तो वो ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे कि आप हम लोग जल्दी समझ पाएँ पूरे 75 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी का पूरा क्लास 10 CBSE आपको ये रिवाइज करा देगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ईजी है। हु रोड द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल? तो किसने लिखी थी ये बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल? दैट इज ऑप्शन बी, शुमाकर। ठीक है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है इसमें, ऑप्शन बी इसका आंसर है। दैट इज शुमाकर ने ये लिखा था। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल है वो किसने लिखी थी? शुमाकर ने लिखी थी। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि शुमाकर आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द एसेज बाय द जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे ये शुमाकर, और उन्होंने ऑफकोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट दिया था दैट स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स लीड्स टू, तो वो क्या क्या हो जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, दो तरीके का इरोजन बुक में पढ़ाया गया है। पहला है शीट इरोजन और दूसरा है गली इरोजन। तो शीट इरोजन उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता है जितना गली इरोजन करता है, क्योंकि गली इरोजन क्या कर देता है? उस डीप चैनल्स बना देता है, रेवेंस जिसको हम बोलते हैं, रेवेंस क्रिएट कर देता है। जो चंबल रीजन है इंडिया का, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और वो सॉइल पूरी तरीके से फिर इनफर्टाइल हो जाती है। तो याद रखना कि वैन रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गली इरोजन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है व्हाट इज द रीजन फॉर द लैक ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेशन इन द डेजर्ट सॉइल? तो क्या है उसका रीजन? दैट इज ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ कंकर लेयर। कंकर की लेयर बनने से क्या हो जाता है कि भाई जो वाटर है उसका इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, इसीलिए आप देखेंगे डेजर्ट्स वगैरह का जो एरिया होता है वहाँ पे ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा हमें क्राइसिस देखने को मिलती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे लिए, नेम द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट इज क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो भाई क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग भी होती है उससे, है ना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है और ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेम द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट इज क्रिएटेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या होता है? सभी चीज होती है। अगर हम रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, अगर हम, है ना, बिल्कुल भी साइंटिफिक टेक्निक नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होगा और ओजोन लेयर का डिप्लीशन तो हो ही रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विच सॉइल टाइप इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया है। तो दैट इज लेटराइट सॉइल, कि भाई इंटेंस लीचिंग से जो, है ना, कौन सी सॉइल है जिसमें इंटेंस लीचिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाती है ना, दैट इज द लेटराइट सॉइल। तो याद रखना इंटेंस लीचिंग किस में हो जाती है? रेनफॉल होने पे लेटराइट सॉइल में हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉइस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा आज, क्योंकि मैं घर पे हूँ, क्यों होली ब्रेक है तो घर से मैंने ये वीडियो बनाई है। लेकिन आप पूरा कंटेंट पे फोकस करिए, आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। पढ़िए उस कंटेंट को अच्छे से देख के और क्वेश्चंस को फोकस करिए। मैं हर एक आंसर आपको अच्छे से बता रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। द चिपको मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद, ऑफकोर्स किससे एसोसिएटेड होगा चिपको मूवमेंट? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम हम इसमें याद करते हैं। फिर है हमारा 7th क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड में ऑलमोस्ट आता ही आता है। व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? तो सीधा सा आंसर है 1972। ठीक है, दो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, एक तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का और टाइगर प्रोजेक्ट का। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 1972 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 है। तो याद रखना 1973
3 भी आपको इसमें याद रखना है। 1973 क्या है, द टाइगर प्रोजेक्ट का डेट है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 8th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेटेड टू, तो ऑफकोर्स वो किससे रिलेटेड है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपने उसमें सुना होगा, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट से तो होगा नहीं, प्लांटेशन प्रोजेक्ट सेव रिवर वाटर, तो व्हाट इज द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेटेड टू, तो क्लियरिंग फॉरेस्ट से वो रिलेटेड है, इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी बहुत उसमें फेमस हो रहा है। आगे बात करते हैं व्हाट इज JFM, तो आपने बहुत डिटेल में इसको समझा ही होगा। JFM क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज ऑप्शन सी आपको याद करना है। JFM क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें इट इज द ऑफिशियल एंड पॉपुलर टर्म इन इंडिया फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट मूवमेंट मतलब फॉरेस्ट जो मूवमेंट है इन्वॉल्विंग बोथ दी स्टेट डिपार्टमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज, मतलब ज्वाइंट, नाम ही इसका बता रहा है आपको, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि लोकल लोगों की मदद लेते हुए जब गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, तो वो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहलाएगा, JFM इसको हम बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेस्ट बंगाल में क्या लोकेटेड है, सुंदरबंस नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि भाई वेस्ट बंगाल में क्या सिचुएटेड है, सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, गिवन द अबेंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ द वाटर इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट, क्या इमेजिन करना डिफिकल्ट है, वी विल यूज दैट वेस्ट वाटर फॉर अवर नीड्स, ये तो है ही, इसीलिए हम कंजर्व कर रहे हैं। वी विल डिस्ट्रीब्यूट द वाटर डिस्ट्रीब्यूट वाटर अननेसेसरीली, नहीं ऐसा नहीं, गिव वी मे सफर फ्रॉम द वाटर स्कैसिटी, गिवन द अबेंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। हाँ, अगर हम ये मान के चलें कि वाटर की क्या है, स्कैसिटी है, वाटर क्या है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा है ना, उसका वाटर रिन्यू हो जाता है, तो ये मानना बिल्कुल सही है कि डिफिकल्ट टू इमेजिन है कि वाटर की स्कैसिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, मतलब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वाटर की क्या हो सकती है, स्कैसिटी हो सकती है, तो ये हमें समझ के चलना है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो वो हमें याद करना है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर, ज्यादातर फार्मर्स के पास उनका क्या होता है, हैव देयर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स और ट्यूबवेल्स फार्मर्स के पास अपने होते हैं। आज की डेट में फार्मर्स अपने लिए वाटर का सारा इंतजाम करता है। Is it possible that an area on the region may have ample water resources but is still facing water crisis? This is possibly can be due to क्या, growing population की वजह से हो सकता है कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी आपके लिए क्या पड़ रही हैं, कम पड़ जा रही हैं। तो ये समझने वाली बात है कि किस वजह से ऐसा हो सकता है, ग्रोइंग वाटर पॉपुलेशन की वजह से, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत ज्यादा वाटर है भी, रिसोर्स अच्छी हैं, लेकिन तब भी आपको वाटर स्कैसिटी फेस करनी पड़ रही है। द वर्ड मटकास रिफर टू, द वर्ड मटकास रिफर टू किस चीज से मटका वर्ड रिलेट करता है, तो कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर से मटकास वर्ड जो रिफर करता है, राजस्थान वगैरह के अंदर ये टेक्निक चलती है, टंकास एंड मटकास हम इनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दैट डैश आर यूज टू डाइवर्ट द पेरिनियल स्प्रिंग ऑन द हिल टॉप्स टू द लोअर रीचेस बाय ग्रेविटी, तो ये क्या इसका आंसर बनेगा, दैट डैश आर यूज टू डाइवर्ट पेरिनियल स्प्रिंग्स, है ना, जो डायरेक्टली वाटर है उसको हिल टॉप से सीधे लोअर रीचेस ग्रेविटी तक पहुंचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज बैम्बू पाइप्स यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि भाई क्या यूज करा जाता है, बैम्बू पाइप्स यूज करे जाते हैं, ताकि जो डायरेक्टली वाटर जो आ रहा है हिल टॉप से उनको लोअर रीचेस तक पहुंचाया जा सके। तो विलेजेस वगैरह में ये टेक्निक काफी यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इनमें से क्या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, नहीं लेबर इंटेंसिव तो नहीं होती है ये, ठीक है। हाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि इसमें आप थोड़ा बहुत क्या करते हो, नो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेबर इंटेंसिव, ऑफकोर्स लेबर इंटेंसिव है ये, लेबर को आप यूज करते हो आप इसके अंदर। इट डज
हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स आर यूज्ड, यस ये भी करते हैं हम इसमें. दिस इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. नहीं, ये कॉमर्शियल फार्मिंग का एग्जांपल नहीं है. ये किसका एग्जांपल है? ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एग्जांपल है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्री सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें स्लैश एंड बर्न आता है, और दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें फार्मर अपने लिए ही प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन एरिया थोड़ा सा उसका लार्ज होता है, टेक्नोलॉजी वो यूज कर पाता है. तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. हॉर्टिकल्चर रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. कि भाई दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है बच्चों, तो समझ में आना चाहिए. थोड़ा सा आराम से सुनिए, मुझे स्पीड थोड़ी तेज रखनी पड़ रही है क्योंकि आपको 75 क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं. ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं बनानी है ताकि आपका टाइम सेव हो और आपको एक अच्छा क्विक रिवीजन पूरे ज्योग्राफी का मिल जाए. ये मेरा टारगेट है. आगे क्या कह रहा है वो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनियस क्रॉप. ऑफकोर्स पता ही है आपको, पल्सेस क्या है? लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कहलाती हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनियस क्रॉप. तो डायरेक्टली हमें याद करना है कि पल्सेस जो है वो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कहलाती हैं. ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो पल्सेस की किस में रहता है? रूट्स में रहता है, जिससे कि पल्सेस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है. मतलब आगे जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, आगे जो क्रॉप ग्रो करते हैं, उनको ग्रो होने में हेल्प मिलती है क्योंकि जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है. तो याद रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनियस क्रॉप. तो पल्सेस क्या है? लेग्यूमिनियस क्रॉप है. आगे क्या कह रहा है वो? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर. इनमें से कौन सा ग्रुप राबी क्रॉप्स का है? तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड क्या है? राबी क्रॉप्स हैं. ठीक है, तो याद रखना है कि राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? विंटर में होती हैं. इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. याद रखना है कि राबी क्रॉप्स कौन सी बेटा? जो विंटर में ग्रो है ना, सो की जाएंगी और अक्टूबर से दिसंबर तक ये रहेंगी और हार्वेस्टेड इन द समर, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून. यानी कि अब जो मंथ आएंगे उनमें ये क्या की जाएंगी? हार्वेस्ट की जाएंगी. ठीक है, तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड जो है वो मेन राबी क्रॉप्स हैं. ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. आगे भी बात समझ में. आगे क्या कह रहा है वो? डैश टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन द फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. तो अभी भी इंडिया के कुछ पॉकेट्स में क्या की जाती है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग परफॉर्म की जाती है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, जमिंग भी बोलते हैं, जुमिंग या जमिंग भी बोलते हैं. और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो डिफरेंट नाम से जानी जाती है. तो याद रखना है कि भाई प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस भी अभी भी प्रैक्टिस है. दो गवर्नमेंट तो इसको बैन ही करना चाहती है, स्लैश एंड बर्न को परफॉर्म नहीं करना चाहते, लेकिन स्टिल सम पॉकेट्स में ये परफॉर्म की जाती है. तो ऐसे आपको ये याद रखना है. आगे क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दैट इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो भाई इनमें से क्या है जो बेसिक मिनरल है एंड बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का? तो ऑफकोर्स आपको पता है आयरन और जो है वो बेसिक है, बेसिक मिनरल है और बैकबोन है हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का. जो भी इंडस्ट्रीज आयरन ओर बना रही हैं या आयरन को प्रोड्यूस कर रही है वो बेसिक इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती हैं. विच मिनरल इज फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ द बिलासपुर? तो ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्साइट. ठीक है, याद रखना है आपको, बॉक्साइट है. ठीक है, बॉक्साइड है. अमरकंटक प्लेट्यू और माइकल हिल्स में एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ द बिलासपुर में क्या मिल रहा है? हमें बॉक्साइड मिल रहा है. तो ये हमें याद रखना है कि भाई कौन सा मटेरियल फाउंड होता है अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स एंड द रीजन, प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर में बिलासपुर. ठीक है, तो बॉक्साइड. ठीक है, तो याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बॉक्साइड, जो कि है ना. और उड़ीसा जो है, उड़ीसा रीजन जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है. तो अगर स्टेट पूछा जाता है कि इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बॉक्साइड होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइड ग्रो किया जाता है. ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फिर आ जाता है हमारा 23 क्वेश्चन, कोडरमा इन द झारखंड. ठीक है, कोडरमा इन द झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो आंसर याद रखना है आपको, माइका. ठीक है, माइका डिपॉजिट जो है वो नॉर्थन ए जो है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हाजिरबंगा बेल्ट जो है हमारा ऑफ द झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स. इट स्प्लिट्स इजली इनटू द
थिन शीट्स याद रखना है आपको, थिन शीट्स में ये हो जाती है डिवाइड। तो याद कौन सा स्टेट याद रखना है आपको, इसमें झारखंड याद रखना है, ठीक है, कि झारखंड जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है, वहां पे ये सबसे ज्यादा मिलता है। कोडरमा इन द झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर किस चीज का है, माइका का, ठीक है बच्चों। आगे क्या कह रहा है वो, ज्योग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस चीज की, लैंडफॉर्म्स की, कि भाई लैंडफॉर्म्स किस तरीके की हैं, कितनी पुरानी है, वो ज्योग्राफर्स को पता चलता है, ज्योग्राफर्स को, जब वो अर्थ के क्रस्ट को अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। STP इज अ एब्रीविएशन ऑफ, STP किसका एब्रीविएशन है, तो STP है ना, जो है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, मैप में लगाने के लिए भी आपको आता है, खासकर नोएडा सबसे ज्यादा आता है, तो वो आपको याद रखना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द वीवर्स एट होम्स एट होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है, तो हैंड स्पिन खादी का जो है ना, जो हैंड स्पिन खादी बनाने वाले जो व्यूवर्स हैं, जिसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती रहती है, गांधी जयंती वगैरह पे इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, तो हैंड स्पिन खादी जो है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है। OIL that is in Oil India Limited belongs to which of the following types of industry? तो एक कैसी टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, ये ज्वाइंट सेक्टर है। कैसा सेक्टर है, ज्वाइंट सेक्टर है, ये याद रखना। OIL क्या है, एक ज्वाइंट सेक्टर है। फिर क्या कह रहा है वो, विच सिटी इन इंडिया हैज इमर्ज एज अ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ द इंडिया। तो ये आपको पता ही होगा, बेंगलुरु जो है वो क्या इंडिया की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक है ना सिटी, IT सिटी है बेंगलुरु, चेन्नई। तो बेंगलुरु को हम हमारा क्या बोलते हैं, IT कैपिटल बोलते हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, याद करिए इनको अच्छे से, देखिए चीज़ों को। अगर आप में से किसी को भी ये PDFs चाहिए तो वो मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, मेरा नंबर आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए नोट्स में वो नंबर कहाँ लिखा हुआ है, और उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे है ना डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, बट वीडियो को पूरा देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, असर्शन रीजन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज एन ईजी प्रोसेस इन इंडिया। ऑफकोर्स देखिए, कहीं भी अगर हम बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग किसी भी जगह पे इजी नहीं होगा। रिसोर्स प्लानिंग हमेशा एक डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि आपको 3 जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, फिर आपको इवॉल्व करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है कि भाई कैसे हम रिसोर्सेज को निकालें, और उसके बाद फाइनली हमको क्या करना पड़ता है, मैचिंग करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो ये एक ईजी प्रोसेस कभी नहीं होता है ना, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। फिर रीजन क्या कह रहा है, रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि भाई पहले प्लानिंग होती है, आइडेंटिफिकेशन, इवोल्यूशन ऑफ ए मैचिंग, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कि ए तो फॉल्स है और आर ट्रू है इसमें। आगे बढ़ते हैं, एरिड सॉइल इज अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई एरिड सॉइल जो कि ड्राई सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, उसके अंदर किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं होते, तो ऑफकोर्स वो एक कैसी सॉइल है, वो एक अनसुटेबल है फॉर कल्टीवेशन। एरिड सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर, इट रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। यस, तो ये हो गया है ना, एरिड सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर, बिल्कुल सही बात है, सैंडी इन टेक्सचर होती है, एंड सैलाइन इन नेचर, इट रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो सैलाइन इन नेचर नहीं होती है ये, और ना सैंडी तो होती है, सैलाइन इन नेचर नहीं होती है, और वाटर का इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना, इसका सैंडी टेक्सचर होती है और सैलाइन भी होती है नेचर में और वाटर को, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा कि भाई ना ए एंड आर बोथ आर ट्रू। याद रखिएगा, एरिड सॉइल जो है वो जनरली सैंडी इन टेक्सचर भी होती है बेटा, और सैलाइन भी होती है नेचर में, तो ये वाटर के रिस्ट्रिक्ट करती है, इसीलिए कल्टिवेशन के लिए अनसुटेबल हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज ना वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ठीक है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बिल्कुल ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी हमारा डाउट क्रिएट होता है, लेकिन हमें उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो,
द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन साओ पालो ब्राजील? नो। आपको याद होगा कि ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो ये तो इसका ऑफकोर्स फॉल्स हो गया। इट वॉज हेल्ड टू एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। याद रखना कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। मोर देन 100 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और एजेंडा 21 को इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है वो? वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल ठीक बात है भाई कि हमें ना हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। रैपिड डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड द फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व्ड। यस भाई, हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनका रैपिड क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर क्या कह रहा है वो? कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी। बिल्कुल ठीक बात है ना? तो ए इज करेक्ट है इसमें। बायोडाइवर्सिटी हैम्पर्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम? नो। कैसे? ये तो गलत बात है। बायोडाइवर्सिटी हैम्पर क्यों करेगी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को? एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द बेटर ग्रोथ एंड। नो, हैम्पर्स नहीं करती बल्कि बायोडाइवर्सिटी उसको और प्रॉस्पर करती है। तो इसका क्या हो गया? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स हो गया 33 का बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं 34 को देखते हैं क्या कह रहा है। 34, ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी तरीके से ट्री हमारे लिए यूजफुल है। ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स नो डिमांड्स फॉर देयर सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड जनरसली प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई हमसे कुछ मांगते नहीं है, अपने आप ग्रो होते रहते हैं और हमें बहुत कुछ देते रहते हैं। तो ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई हर जगह वाटर की अवेलेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज हेल्प्स इन स्टोरिंग वाटर। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि भाई है ना, कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज हैं वो हमें वाटर को स्टोर करने में क्या करती है? हेल्प करती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। ये बिल्कुल ठीक बात है ना? अलग हर जगह अलग अलग होती हैं और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्स है तो वो वाटर को स्टोर करने में भी हमें क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इरिगेशन इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक बात है कि इरिगेशन जो है वो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है किसका? एग्रीकल्चर का। डैम्स आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर फॉर एग्रीकल्चर। नहीं, मतलब मोस्टली जो डैम्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए वाटर को होल्ड नहीं करते हैं। वो बेसिकली उनका जो प्राइम पर्पस होता है वाटर को होल्ड करने का वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर क्या कह रहा है वो? द ग्राउंड वाटर इज हाईली ओवर यूज्ड रिसोर्स। बिल्कुल ठीक है कि भाई ग्राउंड वाटर को हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं? यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग पर्पसेज। बिल्कुल कि भाई क्यों यूज होता है? क्योंकि ग्राउंड वाटर डायरेक्टली ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पसेज के लिए यूज होता है। तो ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन रीजन फॉर वाटर स्कैसिटी। यस, ये ना मेन रीजन है कि भाई क्यों बहुत ज्यादा वाटर की स्कैसिटी हो रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है। इरिगेशन फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड द कैनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैसिटी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि केवल यही एक रीजन नहीं है। इरिगेशन का उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो अगेन आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। 39 क्या कह रहा है? पल्सेस आर ग्रोन एज अ रोटेशन क्रॉप्स। यस, बिल्कुल जैसा अभी बताया था। कौन सा क्या बताया था मैंने आपको पल्सेस को लेके? पल्सेस क्या है? लेग्यूमिनियस क्रॉप्स है और ये रोटेशन में ग्रो की जाती है ताकि नाइट्रोजन का लेवल जो है सॉइल में वो क्या किया जा सके? वो बढ़ाया जा सके, उसका लेवल इंक्रीज किया जा सके। पल्सेस हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये देखना है आपको कि पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन दोनों सही हो और दूसरी जो लाइन है वो पहली लाइन को बिल्कुल क्या करे? एक्सप्लेन करे, उसका रीजन बताए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पल्सेस आर ग्रोन एज अ रोटेशनल क्रॉप। ये भी ठीक है। और क्यों करते हैं हम उनको रोटेशन क्रॉप में? क्योंकि वो फिक्स करती है नाइट्रोजन को, है ना, नाइट्रोजन
का फिक्सेशन कर देती हैं। लेगुमिनियस क्रॉप्स कहलाती हैं। राइजोबियम जो है वो इनके अंदर होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनमें देखने को हमें मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, टी कल्टीवेशन इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यस, आपको पता ही है सबसे ज्यादा लेबर यूज होती है। हैंड पिकिंग का मेथड इसमें यूज होता है। इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टी बुशेज रिक्वायर अ वार्म एंड मॉइस्ट ट्री क्लाइमेट। बिल्कुल दोनों ही चीजें ठीक है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि रीजन ये नहीं बता रहा है कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्यों है। जो रीजन है वो ये बता रहा है कि क्या कंडीशंस होती हैं ट्री को ग्रो करने के लिए, और पहला दूसरा और असर्शन जो है वो ये बता रहा है कि भाई वो लेबर इंटेंसिव है। तो ये समझना है हमें कि ए एंड बी बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इंडियाज प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक बात है, इंडिया में मोस्टली क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, प्राइमरी एक्टिविटी है हमारी। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक बात है, इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर है। और क्यों है वो भी रीजन बता रहे हैं कि भाई क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन उसमें बिजी है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। फिर है हमारे पास 42, प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक बात है, प्लांटेशन में दोनों ही चीजें होती हैं। पता है आपको, कॉमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है प्लांटेशन, जिसमें हम एक सिंगल क्रॉप को बहुत लार्ज लेवल पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। बिल्कुल दोनों बातें उसने यहाँ पे बता दी, और हमारा आंसर भी ए हो गया इसमें। क्यों, क्योंकि प्लांटेशन इंटरफेस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। क्यों है, क्योंकि वो कॉमर्शियल फार्मिंग है, एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। तो आंसर इसका ए हो गया बच्चों। ठीक है, असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करने ही है। हर पोर्शन में से 1 या 2 असर्शन रीजन आपको मिलेंगे। हिस्ट्री में अलग मिलेगा, ज्योग्राफी में अलग, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस में अलग, एंड इकोनॉमिक्स में अलग, है ना। पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का मैं ऑलरेडी बना चुका हूं बच्चों, प्यारे बच्चों, और ये अभी हम ज्योग्राफी पे चल रहे हैं। बहुत जल्दी मैं आपको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री भी डिलीवर करने वाला हूं। खूब इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, और सारे एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है वो 43 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। बिल्कुल ठीक बात है, इंडिया एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो नहीं है। अभी अभी हमने देखा था कि 2/3 के आसपास है, तो 2/3 मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ऑप्शन सी, यूजेस ऑफ आयरन ब्रॉट अ रेडिकल चेंज इन द ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल सही बात है, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए जब से हमने आयरन यूज करना शुरू करा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स वर इन्वेंटेड बाय यूजिंग मटीरियल मिनरल्स। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई क्यों चेंजेस आए लाइफ में, क्योंकि हमने उससे बहुत सारे क्या बनाए, टूल्स बना दिए। तो ये समझने वाली बात है। आगे क्या कह रहा है बच्चों वो, आयरन ओर इज अ बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, इंडिया इज रिच इन द गुड क्वालिटी ऑफ आयरन। ये भी ठीक बात है, तो ये बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि आयरन ओर इज अ बेसिक मिनरल है, बैकबोन है इंडस्ट्री का। लेकिन क्यों है ये बात नहीं बता रहा है वो फिर ये बात बता रहा है कि इंडिया बहुत रिच है गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर में, लेकिन बेसिक इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री यूजेस आयरन एज अ रॉ मटेरियल। अगर ये लिखा होता तो वो उसका एक्सप्लेनेशन हो जाता, लेकिन यहाँ वो बात नहीं लिखी हुई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक तो है, बट वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 46 question is natural gas is referred to as an environmental friendly fuel। बिल्कुल ठीक बात है। नेचुरल गैस कंटेन्स लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो गया हमारा ए। इजी सा क्वेश्चन था कि नेचुरल गैस रिफर्ड की जाती है एज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। और क्यों की जाती है, क्योंकि भाई उसमें बिल्कुल भी लो, उसमें भी उसका जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत लो होता है। फिर है 47, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ द कंज्यूमर्स। यस, इनको हम FMCG भी बोलते हैं, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड। तो ऐसा नहीं है कि मतलब केवल एग्रो बेस्ड ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड भी हो सकती हैं, फिश ना ओशन बेस्ड भी हो सकती हैं। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केवल एग्रो बेस्ड ही होंगी, वो किसी और पे भी बेस्ड की जा सकती हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। यस, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में लेबर ये लोग अपने यहाँ इन्वॉल्व रखते हैं। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्टली। यस, यही बात मैंने अभी आपको बोली भी थी कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लेबर है, मुंबई आप चले जाइए, पूरा
जो गुजरात रीजन है हमारा, तो नागपुर पुणे वगैरह वाला जो पूरा बेल्ट है वहाँ पे बहुत सारा लेबर सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल, सूरत ऑफ कोर्स पूरा का पूरा सूरत जो है, इंडिया का सूरत जो है वो पूरा टेक्सटाइल की वजह से ही है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही है। नेक्स्ट, शुगर मिल्स कंसंट्रेटेड इन दी शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज, येस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांजिशन जो है वो कम से कम होना चाहिए, अदरवाइज उस शुगर को से जो जूस है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो मोस्टली शुगर मिल्स ऑलमोस्ट नियर द शुगर फील्ड से लगाई जाती हैं। द रॉ मटेरियल दैट इज शुगर केन यूज बाय दिस इंडस्ट्री इज लाइट नहीं होता है, वो हैवी होता है। शुगर केन को जनरली हम लोग हैवी मानते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये असर्शन रीजंस हमने करे हैं। एक बार दोबारा से आप देख सकते हो असर्शन रीजंस को। आप करते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग्स बहुत अच्छे से। तो आपको याद रखना है कि कोड आपको याद रखने, कोड मतलब आपको याद तो नहीं रखने कोड आपको बनाना है और फिर वो ढूंढना है कि राइट कोड कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। टी कहाँ पे होता है बच्चों? टी सबसे ज्यादा होता है आसाम में, तो याद रखना टी कहाँ पे है, आसाम में है। फिर कॉफी कहाँ पे होती है? कॉफी होती है हमारी केरला में, कॉफी केरला में होती है। जूट कहाँ पे होता है बच्चों? जूट होता है पहले कंट्री जो है बांग्लादेश है, और इंडिया में जूट कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा? इंडिया में जूट हो जाएगा आसाम में, ठीक है, आसाम वो सॉरी वेस्ट बंगाल में। एंड ग्राउंड नट कहाँ हो जाएगा? ग्राउंड नट हो जाएगा गुजरात में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको ये याद रखना है। सेकंड है हमारा 51 क्वेश्चन, पल्सेस अभी हमने डिस्कस किया था। पल्सेस क्या है? लिग्यूमिनियस क्रॉप्स हैं, ठीक है। शुगर केन क्या है? शुगर केन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप माना जाता है। शुगर केन क्या माना जाता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड जो है वो क्या है बच्चों? मस्टर्ड जो है वो राबी क्रॉप है। और कॉफी जो हो गया वो कहाँ पे ग्रो होती है? वो नीलगिरीज में ग्रो होती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, पेपर में मैच द फॉलोइंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो अच्छे से उसको समझना है। फिर क्या कह रहा है वो? रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल क्या है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए? रॉ मटेरियल क्या है बच्चों? तो दैट इज कॉटन, नाम से ही पता लग रहा है कॉटन उसके लिए हो जाएगा। हम्प क्या होता है? हम्प किस में से निकलता है? हम्प निकलता है हमारा फाइबर में से। तो याद रखना है हम्प कहाँ स्काई में से निकलेगा? फाइबर में से निकलेगा हम्प, ठीक है। फिर जो अरेबिका वैरायटी है वो किसकी है? वो कॉफी की है, सबसे फाइनेस्ट वैरायटी होती है अरेबिका। एंड क्रॉप यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स क्या है? जूट है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया 52 का वो क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, 53 करते हैं। 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइस जो है, राइस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? अबव 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। वीट को ग्रो करने के लिए बच्चों क्या चाहिए? 21 to 24 डिग्री इसका सेल्सियस का चाहिए। मेज को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? जल्दी बताइए, जल्दी से सर्च करिए। मेज को चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। और कॉटन को फिर कितना चाहिए रहेगा? 21 to 37। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। आप मान के चलिए, ये आपको याद रखना है। राइस के लिए अबव 25 डिग्रीज हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 53 का? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ठीक है बच्चों, फिर है हमारे पास 54th भूदान। जो ग्रामदान है वो किससे रिलेटेड है? उसको हम क्या बोलते हैं? विनोबा भावे से रिलेटेड है वो। विनोबा भावे ने किया था। इसको हम लोग ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 54 है ना, पैकेज टेक्नोलॉजी से, कि भाई टेक्नोलॉजी का इसमें बड़ा। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपको पता ही है, ऑपरेशन फ्लड भी इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन को। और लैंड रिफॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? कंसोलिडेटिंग ऑफ दी होल्डिंग्स। ठीक है, तो भूदान ग्रामदान विनोबा भावे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है वो, उसमें टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, HYV सीड्स जो थे, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स का इनोवेशन होना। व्हाइट रिवॉल्यूशन हमारा ऑपरेशन फ्लड। ग्रीन रिवॉल्यूशन में MS स्वामीनाथन का नाम भी आपको याद रखना है।
ठीक है। 55 की बात करते हैं। 55 में क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या हो जाते हैं, मिनरल्स है ना, मिनरल्स क्या हो जाते हैं, मिनरल्स हमारा हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। तो ये हमारा मिनरल्स का हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। ओर्स क्या है, ओर्स क्या हो जाते हैं, ओर्स हो जाते हैं हमारे एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स, तो वो हमारा ओर्स कहलाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइन क्या हो जाता है, माइन हो जाता है हमारा एक्सट्रैक्शन, व्हेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल फ्रॉम इट्स डिपॉजिट और द रिजर्व बिकम्स इकोनॉमिकली वायबल, तो वो माइन बन जाती है। और लास्ट बच गया आयरन ओर, द फेरस मिनरल दैट इज द की टू प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट मैकेनिकल। तो ये हमारा हो गया आयरन ओर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, अ मिनरल दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टील ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या यूज, स्टील बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मैग्नीज। क्या यूज करते हैं, मैग्नीज यूज करते हैं। द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बताइए आपको क्या है, आयरन और इसका आंसर है अ मिनरल दैट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। तो क्या यूज होता है बेटा, क्या यूज होता है इसमें यूज होता है हमारा कॉपर यूज होता है, कॉपर यूज करते हैं हम लोग। अ मिनरल दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट, तो वो क्या हो जाता है, वो है हमारा बॉक्साइट हो जाता है, वो दिस इज कॉल्ड एज बॉक्साइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से याद रखना है कि भाई ये हमें एक एक स्टेटमेंट बिल्कुल बढ़िया से याद हो। मेरा बेबी शायद उठ गया है और वो उसके चलने की आवाज़ आ रही है, तो जस्ट अ सेकेंड, ज़रा प्लीज़ इसके वो उतार दो, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हमें ठीक है फोकस बनाए रखना है वीडियो के ऊपर और ध्यान रखना है वीडियो का, है ना। तो दिस इज बस अभी वो चुप हो जाएगा तो हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और वीडियो को पूरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि एडिटिंग का टाइम भी नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट कर करके बनाऊं, तो इसलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 57, द नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर। नोडल इंडस्ट्री क्या है, द नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक एंड टेक्सटाइल फाइबर क्या हो जाता है, जल्दी से बताएंगे हम। पेट्रोलियम रिफाइनरीज को हम बोलते हैं, पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज हैं वो क्या है हमारी, वो हो जाती है हमारी नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेट्रोलियम रिफाइनरीज को यूज करते हैं। ठीक है, और चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था लेकिन अभी ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि क्या हमने डिस्कस किया, नोडल इंडस्ट्री फॉर द सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास एनर्जी दैट विच इज कंसीडर एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या है इसमें से, नेचुरल गैस हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। एनर्जी रिसोर्सेज दैट इज जनरली फास्ट फ्लोइंग वाटर, तो फास्ट फ्लोइंग वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। एंड द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो वो हो जाता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसी रिसोर्सेज जो कि बहुत लंबे समय तक चलती हैं, जो फिनिश नहीं होती हैं, वो क्या है, सोलर। सोलर हमारा क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो ऐसी रिसोर्सेज जो खत्म हो जाएंगी, बहुत क्विकली फिनिश हो जाएंगी, जो रीजनरेट नहीं होंगी, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें पेट्रोलियम आ जाता है। पेट्रोलियम एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल क्या है कोल। कोल जो है वो मोस्ट बहुत अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। एंड मोस्ट क्लीन एनर्जी सोर्स फाउंड इन द एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम, तो वो नेचुरल गैस है बच्चों। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर
द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन ओर एंड स्टील इंडस्ट्री इज इन छोटा नागपुर, जो प्लेट्यू रीजन है वहां पे है। द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ द इंडिया अभी अभी हमने पढ़ा था बेंगलुरु है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द जूट इंडस्ट्री कहाँ पे है, हुगली बेसिन में है। एंड लास्ट जो बच गया हमारा, द रीजन हैविंग द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ग्रोथ, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए का फोर्थ, सॉरी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन क्या है, द वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल। टाइप भी बताए थे मैंने आपको, शीट इरोजन और गली इरोजन इसका टाइप है। एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलती है हमको, वो मिलती है हमें पूरे नॉर्थन प्लेन्स में। लेटराइट सॉइल जो होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, लेटराइट सॉइल जो है हमारा वो हो जाता है हमारा टी एंड कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए। और एरिड जो सॉइल है वो रेड या फिर ब्राउन इन कलर हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए फोर्थ, बी फर्स्ट एंड सी थर्ड, सी सेकंड एंड डी थर्ड। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हिली एरियाज में, जहाँ वाटर को हमें डिसेंड कराना है, नीचे लाना है, तो वो मेघालय में। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मोस्टली हमें मेघालय में देखने को मिलता है। पल्लर पानी हमें मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, पल्लर पानी की जो टेक्निक है वो हमें मोस्टली प्योरेस्ट जो फॉर्म है वाटर का, वो नेचुरल वाटर का, वो पल्लर पानी हो जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान में देखने को मिलती है। बुक के अंदर शायद तमिलनाडु हमारे में लिखा हुआ है, जो फर्स्ट स्टेट है जिसने इसको मैंडेटरी करा है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो कहाँ पे है, कृष्णा रिवर पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर, नगर है ना, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे बना है बेटा, कृष्णा रिवर पे है। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड इसका हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, द लार्जेस्ट अक्रेंस ऑफ द मिनरल्स ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वो किसमें हमें देखने को मिलती हैं। लार्जेस्ट अक्रेंस उनका हमें कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज लोड्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, द स्मॉलर कंसेंट अक्रेंस ऑफ द मिनरल्स इन द रॉक्स वो क्या कहलाता है, जो स्मॉलेस्ट अक्रेंस है मिनरल्स का वो, ठीक है, द स्मॉलर, ठीक है, ये हमारा स्मॉलर अक्रेंस तो ऑफकोर्स वेन्स कहलाएगा। स्मॉलर अक्रेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर तो वो क्या है, हेमेटाइट हो जाएगा। एंड द स्टेट दैट प्रोड्यूसेस द हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर वो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड इसका आंसर हो गया। फिर हम आ जाते हैं 63rd में। 63rd क्या कह रहा है बच्चों, अ मिनरल विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। तो कौन सा मिनरल जो कोरोड नहीं होगा वाटर से, ऑफकोर्स पता ही आपको, गोल्ड इसका आंसर हो जाएगा। गोल्ड जो है वो कोरोड नहीं होता वाटर से। मेटेलिक मिनरल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। वेन्स एंड लोड्स जो मेटेलिक मिनरल जो वेन्स एंड लोड्स से मिलेगा, जिंक होता है। एंड लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है हमारा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड द हाईएस्ट सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी स्टेट जो है वो कर्नाटका हो जाएगा। तो ये समझना है हमें। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट में एंड सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी स्टेट में कर्नाटका हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको हम देख भी सकते हैं, या इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। ये मध्य प्रदेश और कर्नाटका में मुझे लग रहा है कि ये रिवर्स होगा बेटा, ये आंसर की में शायद गलत है। तो लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट में कर्नाटका आएगा, और हाईएस्ट सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी स्टेट में मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान भी इसमें आ सकता है, गुजरात भी इसमें आ सकता है। तो ये आपको देखना है। मध्य प्रदेश हमारा फॉरेस्ट के मामले में सबसे हाईएस्ट स्टेट है, ये हमें पता है फॉरेस्ट के मामले में। ठीक है, तो कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट में कर्नाटका आप ले लीजिएगा। फिर है हमारे पास हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ हार्ड कोल क्या है बच्चों, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ हार्ड कोल है हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इसका आंसर हो जाएगा। तो एंथ्रासाइट को याद रखना है, हाईएस्ट कोल क्या है, एंथ्रासाइट है, तो वो इंपॉर्टेंट है।
एंथ्रासाइट को आपको याद रखना है। मेटेलिक मिनरल इनमें से क्या है, क्या चीज़ इनमें से मेटेलिक मिनरल है, तो आयरन ओर एक मेटेलिक मिनरल है। नॉन मेटेलिक मिनरल में क्या आ जाएगा, नॉन मेटेलिक मिनरल में आ जाएगा हमारा लाइमस्टोन, ठीक है। एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स क्या हो गया, फायरवुड, क्योंकि वो घर वगैरह में लोग यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। फिर है हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चंस आ गए अब, तो उनको थोड़ा सा रैपिड फायर की तरीके से कर लेते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश नेचुरल रिसोर्स। तो सॉइल कैसी है बच्चों, सॉइल एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिन्यू इट, बट उसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ही मानते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको याद रखना है। सबसे पहले इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड बताया था मैंने आपको 1972, ठीक है। द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आया था 1988 में, 1988 में आया था JFM। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्लांट्स वर also added to the list starting with 6 species। तो ऐसा कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा जब प्लांट्स को 1991 में प्लांट्स को उनकी 6 स्पीसीज के साथ लिखा गया था। एंड प्रोजेक्ट टाइगर बताया था मैंने आपको 1973 प्रोजेक्ट टाइगर है। 19 तो सबसे पहले 1972 आ जाएगा, फिर 1973, फिर 1988 और फिर 1991, यानी कि फर्स्ट 4 सेकेंड एंड थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 4 सेकेंड एंड थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ईयर्स याद रखने हैं आपको। आइडेंटिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है बच्चों, सबसे पहले हमारे यहाँ राबी क्रॉप आता है, फिर खारिफ आता है और फिर जायद। दो जायद हम कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन राबी फिर खारिफ है फिर जायद हम ग्रो करते हैं, तो ये याद रखना है हमारा। फिर आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड के पेपर में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ दिस क्रॉप। दिस क्रॉप प्रोवाइड द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट एंड दिस क्रॉप नीड्स लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव्स इवन इन ड्राई कंडीशंस। तो एंड दिस क्रॉप इज मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। तो ऑफकोर्स आंसर हो गया हमारा पल्सेस। ये सारे जो फीचर्स हैं वो किसके हैं बच्चों, पल्सेस के हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। विच क्रॉप इज यूज्ड in making the goods listed in the given chart। तो भाई ये जो सब चीज़ें हैं, ऑटो टायर ट्यूब्स हैं, डिप्ड गुड्स हैं, लैटेक्स फोम है, तो ये सब मोस्टली क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सब रबर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रबर इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, रबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर ये हमारे पास एक डेटा आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में हमारे पास ये क्वेश्चन है, रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट स्टेट्स आर नॉट इक्वल कंट्रीब्यूटर इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन, है ना। नॉट इक्वल कंट्रीब्यूटर इन द लाइमस्टोन, तो कौन से दो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु एंड गुजरात। अगर हम देखें तो तमिलनाडु 8 कर रहा है, गुजरात भी 8 कर रहा है। तेलंगाना एंड राजस्थान, तो तेलंगाना 8 कर रहा है और राजस्थान 21 कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़ ये सेम कर रहे हैं बच्चों, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश भी सेम कर रहे हैं। तो कौन से दो सेम नहीं है, वो हो गया हमारा तेलंगाना एंड राजस्थान सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू, माइकाइल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ द बिलासपुर कैंटी। आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ द स्टेट कवर्ड इन द रीजन मैंशन हेयर फ्रॉम द बिलो। तो झारखंड 9, छत्तीसगढ़ 8, गुजरात 24 एंड कर्नाटका 10, उड़ीसा 49 एंड महाराष्ट्र 8। तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा रीजन है, छत्तीसगढ़ का रीजन है। छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट है, 8% इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका 8%, ठीक है। फिर 72 क्वेश्चन आ गया हमारा, विच द प्रोडक्शन ऑफ विच इंडस्ट्री इज compared between the India and the China in the given graph। तो of course China the production of which industry, तो कौन सी इंडस्ट्री का ये सब है, प्रोडक्शन इन मिलियंस है, और ये कौन सी इंडस्ट्री का सब डेटा दिया हुआ है,
गिवन इन द मैप, तो वो हमको देखना है कि ये जो पूरा डेटा है एल्युमिनियम प्रोडक्शन का, सीमेंट प्रोडक्शन का, स्टील प्रोडक्शन का या आयरन प्रोडक्शन का। तो ऑफकोर्स इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डील है वो किसकी है, स्टील प्रोडक्शन का ये सारा डेटा है। तो ये हमें याद रखना है, ये सब स्टील प्रोडक्शन का है। फिर क्या कह रहा है बेटा 73rd क्वेश्चन, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट जो परमानेंट फॉरेस्ट कहलाते हैं वो कौन से होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, वो रिजर्व फॉरेस्ट की बात होती है। दीज परमानेंट स्टेट्स आर मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग द टिम्बर एंड द अदर forest produce and for the protective reasons। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट। तो ये हमारा हो गया रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 74, रीना लिव्ड विद हर फैमिली in a small village on the outskirts of Dimpu in Assam. She enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of the land for cultivation. She often helps them in irrigating the fields with the water running through a bamboo canal from the nearby spring. She loves the surroundings and wants to stay here as long as she can, but this little girl has no idea about the declining fertility of the soil, and her family search for the fresh a patch of the land in the next season. Name the type ऑफ रजनीज फैमिली इज एंगेज्ड इन। तो किसमें इन्वॉल्व है वो, झमिंग में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, झमिंग में, जिसको हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ये एग्जांपल है। हम आ गए हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फूड्स। व्हाट इज द एग्रीकल्चर टर्म यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है इसका हॉर्टिकल्चर। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने पूरे 75 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के कराए हैं। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखिए, उनके स्क्रीनशॉट्स लीजिए, उनके आंसर्स को देखिए, और जहां भी जो भी कंफ्यूजन आपको हो रही है उसके बारे में मुझसे बात करिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब्सक्राइब करिए बेटा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आप लिख सकते हैं। नंबर मेरा यहाँ पे मैंने शेयर करा हुआ है, नंबर से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको आंसर की के साथ ये पीडीएफ फाइल शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के ग्रोथ में अपना रोल प्ले करिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज़ के साथ मिलेंगे, इकोनॉमिक्स का वन शॉट करेंगे, और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का करेंगे। और पेपर से एक दिन पहले मैं आपको सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं एसएसटी के वो भी कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आप आने वाले बोर्ड के पेपर के लिए फुली प्रिपेयर होके जाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।